हाँ बच्चों, हमने पहले कहानी के जो तत्व थे वो हमने पढ़े कि कौन कौन से कहानी के तत्व हैं। और आज हम पढ़ेंगे कहानी का विकास, कि किस तरह से कहानी आज आधुनिक युग में विकसित होती होती कहाँ तक पहुँची है। तो वैदिक काल से लेकर आज तक कहानी लगातार विकसित हो रही है। उपनिषद काल में कथाओं की जो मुख्य संवेदनाएं थी वो आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक चर्चा के लिए आती है, और बाद में धीरे धीरे पौराणिक काल में जीवन उनके संपूर्ण रूपों में विविक्त हो उठा। धर्म, समाज, राजनीति का समावेश साहित्य में हुआ है। धीरे धीरे हिंदी कहानी प्राचीन परंपरा के मार्ग से आती हुई आधुनिक साहित्य के कहानी के आधार पर आज वो विराजमान है। प्राचीन आख्यान, उपाख्यान, दृष्टांत और उदाहरण आदि आधुनिक कहानियों से संगठन और स्वरूप में काफ़ी अलग आज की कहानी हो गई है, लेकिन प्राचीनता से लेकर आज तक कहानी का विकास अनवरत होता रहा है। हिंदी कहानी, आज की हिंदी कहानी आधुनिक युग की देन है। उसका विकास पहले अनुवादों से शुरू हुआ, कि पहले कहानियों के अनुवाद हुए। आधुनिक ढंग की कहानी के विकास से पहले इंशाल्लाह खां की कहानी, रानी केतकी की कहानी तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना उल्लेखनीय कहानी के विकास में मानी जाती है। बंगला की बहुत सी कहानियों का अनुवाद सरस्वती, जो हिंदी की महत्वपूर्ण पत्रिका थी, प्रारंभ काल में उसमें प्रकाशित हुए। बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र का आना हिंदी साहित्य में समुचित और स्वस्थ विकास का एक प्रारंभ करता है। कहानियाँ मौलिकता से सर्वथा दूर और अनुदित अधिक थी। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी सरस्वती में छपी, और कुछ विद्वान इसको हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो ये कहानी मौलिकता की सीमा में नहीं आती है। इधर 1960 में आचार्य शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय छपी पत्रिका में, सरस्वती में, लेकिन भारी भरकंप होने के कारण ये श्रेष्ठता तक नहीं पहुंच पाई। इसी तरह पहले फिर कहानी आई एक बंग महिला की कहानी, जिसको बंग महिला ही कहा जाता है, उस महिला का नाम नहीं मालूम, बंग महिला ही बोला जाता है। उनकी कहानी आई दुलाई वाली। इसने विशेष ख्याति इसको मिली इस कहानी को, और 1966 में वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई सरस्वती में प्रकाशित हुई। तो वास्तव में जो हिंदी कहानी का पहला चरण था, जो प्रयोग काल था, उसमें कई सारी कहानियाँ लिखी गई और अंग्रेजी और बंगला कहानियों के अनुवाद भी उस प्रारंभिक काल में हुए। तो दूसरा जो प्रथम सोपान हम माने तो हम उसी को मान सकते हैं, और दूसरा सोपान जो आता है कहानी का, वो जयशंकर प्रसाद ने लिखी, या उनकी छोटी छोटी कहानियाँ जब आई तो कला के चरम उत्कर्ष पर उनकी कहानियाँ पहुँची। आकाशदीप, पुरस्कार, प्रतिध्वनि, चित्र मंदिर, मधुआ, ये कहानियाँ जयशंकर प्रसाद की थी। तो एक नया युग, एक नया परिवर्तन कहानी के विकास में आकर जुड़ा। सरस्वती पत्रिका की सीमा में अब कहानियाँ अधिक नहीं टिक सकी, उससे कुछ और पत्रिकाओं में भी कहानियाँ लिखी जाने लगी। 1966 में प्रसाद की प्रेरणा से उनके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त ने इंदु मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। अब जैसे ये बात ध्यान देने योग्य है कि 1966 में इंदु मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। प्रसाद मूलतः कवि थे। कामायनी आपने सुना होगा नाम, काफ़ी प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है और काफ़ी प्रसिद्ध काव्य है उनका। तो मूलतः वो कवि थे, लेकिन फिर भी वो कहानियाँ लिखते थे, और उनकी कहानियाँ हृदय को स्पर्श करने वाली कहानियाँ होती थी। मानव जीवन में जो सुख दुख, घटनाएं, रुदन, करुणा, इन सब का चित्रण हमें कहानियों में, प्रसाद की कहानियों में मिलता है। इसके साथ ही साथ विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक ने भी प्रसाद के साथ ही कहानियों में पर्दापण किया, और उनकी जो कहानियाँ थी वो पदार्पण इन्होंने किया। जो कहानियाँ थी इनकी सामाजिक रही, और उनके शहरी जीवन के अनेक चित्र
इनकी कहानियों ने प्रस्तुत किए। सुदर्शन का नाम भी आता है कहानी में। और द्वितीय चरण में कहानी लेखन की 2 प्रधान शैलियों का विकास हुआ, एक भावनात्मक जिसके प्रवर्तक प्रसाद और दूसरी आदर्श उन्मुख यथार्थ मूलक कहानी जिसकी प्रवर्तक का श्रेय प्रेमचंद को जाता है। प्रेमचंद जी पहले उर्दू में लिखते थे और इसी कारण उनका एक कहानी संग्रह, पहला कहानी संग्रह सोजे वतन विद्रोहात्मक स्वर से पूर्ण बतलाकर जब्त कर लिया गया था। प्रेमचंद में कहानी लेखन की नैसर्गिक प्रतिभा थी। उन्होंने हिंदी कहानी को गहराई के साथ साथ स्थायित्व भी प्रदान किया और इनके सफल निर्देशन में कहानी ने अपनी राह बनाई। प्रेमचंद जी का तो संपूर्ण साहित्य शोषकों के विरुद्ध मुखरित हुआ। चरित्र चित्रण की दृष्टि से लिखी गई आत्माराम, बूढ़ी काकी आदि कहानियाँ इनकी बहुत प्रसिद्ध हुई। तीसरे सोपान में हम कहें तो हिंदी कहानी के विकास का तीसरा सोपान जैनेन्द्र के आगमन के साथ प्रारंभ होता है। जैनेन्द्र की कहानियाँ युग की नवीन संभावनाओं को देखते हुए, नवीन भावनाओं को देखते हुए हमें उसमें दर्शन मिलते हैं। भाषा, उनके कहने का ढंग, मनोवैज्ञानिकता, इस तरह उनकी कहानियों में आती है। उनकी प्रथम कहानी खेल विशाल भारत में छपी और मनोरंजन के धरातल से ऊपर उठाकर गंभीरता के शिखर पर कहानी को रखा गया। उनकी कहानियाँ मनोविश्लेषण पद्धति की कहानियाँ हैं। तो एक तरह से फ्राइड का प्रभाव जैनेन्द्र पे रहा। अज्ञेय ने भी कहानी कला में विशेष निपुणता प्राप्त की। इसी के साथ साथ भगवती चरण वर्मा भी जिंदादिली और भावुकता के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक सभ्यता की कृत्रिमता, शान शौकत, पाखंडों पर करारे व्यंग उन्होंने किए हैं। अश्क जी की कहानियाँ प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा को बल मिला अश्क जी की कहानियों से। चतुर्थ सोपान में हम देखते हैं तो कहानी आती है, उसको हम नई कहानी के नाम से भी पुकारते हैं। नई कहानी भी हम उसको कहते हैं। कहानियों में एक नई विकास परंपरा, नई कविता की तरह नई कहानी को भी स्वीकार किया गया। जो विवाद, जो हलचल, जो प्रश्न, जो जिज्ञासाएं नई कहानी को लेकर उठ रही है, उसमें उपन्यास की विशेष चर्चा हुई और नए परिवेश में रहकर अलग होती गई ये कहानी। संत्रस्त जीवन की कहानियाँ, नया कथाकार उसे देखता है और उसे आकार दे देता है कि मानव जीवन कितना संत्रस्त हो गया है, कितना कुरूप, घिनौना और किस तरह से वो जिम्मेदार हो रहा है इन सब चीज़ों के लिए। जिस रंग बिरंगी लकदक सल में सितारे मड़े संसार को उस पर लाद दिया गया है, उसकी हकीकत कुछ और है। उसकी सिसकती हुई आत्मा को खींचकर बाहर निकाल देना अपराध है। आज नए कहानीकारों में दर्जन से भी ज़्यादा लोग हैं। धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, नरेश मेहता, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, अमरकांत मार्कंडे, फणीश्वरनाथ रेणु, निर्मल वर्मा, मनु भंडारी, उषा प्रेमवदा, शिवानी, बहुत सारे नए कहानीकारों की नाम आते हैं इसमें। तो इस तरह से जो कहानी यहाँ बढ़ी आगे, यथार्थ जीवन को चित्रित करने की प्रवृत्ति नई कहानी में स्पष्ट हमें देखने को मिलती है। मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद भी नई कहानी में हमें देखने को मिलता है। कुछ कहानीकारों ने आदर्शवादी प्रवृत्ति भी अपनाई, लेकिन अंततः हमें सामाजिक चेतना और संबंधों को लेकर भी कहानियाँ लिखी गई। शिल्प की दृष्टि से नई कहानी में सांकेतिकता, प्रतीकात्मकता, बिंब विधायकता और प्रश्नप्रियता आदि गुणों का भी अच्छा विकास हुआ। जो कहानी आंदोलन सामने आए उनमें सबसे पहले सचेतन कहानी का नाम आता है। सचेतन कहानी आंदोलन का प्रारंभ आधार पत्रिका से हम मानते हैं। 1970 तक आते आते नई कहानी, ए कहानी, सचेतन कहानी आदि आंदोलन निर्जीव से हो गए और इस तरह से मूल रूप से कमलेश्वर को प्रेमचंद के पश्चात सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानीकार सिद्ध करने की भावना थी। इसी तरह एक समीक्षक ने लिखा है कि इस कहानी आंदोलन ने व्यापक दृष्टि रखते हुए अपने आप को प्रेमचंद की परंपरा से जोड़ा तथा प्रेमचंद, यशपाल, रांगी राघव, अमरकांत और मार्कंडे की कहानियों से जोड़ा।
इस परंपरा को ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, इजराइल आदि ने आगे बढ़ाया। रमेश उपाध्याय, स्वयं प्रकाश, हितू भारद्वाज, असगर वजाहत, उदय प्रकाश, राजेश जोशी, सुरेंद्र मान, धीरेन्द्र अस्थाना आदि कहानी की जनवादी परंपरा के आधुनिक हस्ताक्षर हैं। गद्य विविधा के अंतर्गत जो आपको कहानियाँ आप पढ़ेंगे, इन कहानियों का जो स्थान है वो हमें इन सारी कहानियों से, आंदोलनों से प्रभावित भी है और इसमें नई पुरानी सब तरीके की कहानियाँ आपके सिलेबस में हैं। तो इस तरह से कहानी का विकास हुआ। मैं आपको इसका PDF भी डाल दूँगी, तो आप उसमें से इसका जो नोट्स है वो भी आप इसमें से पढ़ लें। धन्यवाद।